गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक नया कविता पढ़ेंगे। यह कविता बहुत ही सुंदर और मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणादायक कविता है। यह कविता जो है वे आधुनिक काल में लिखी गई कविता है। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता को पढ़ने से पहले यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि आज जो हम कविता पढ़ेंगे वह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 11 है। इस कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, यह कविता पढ़ने से पहले या समझने से पहले हम इस कविता के जो कवि हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें हम जो कवि हैं उसके मनोदशा, उनकी काव्य कृतियाँ जो हैं, उनका जन्म, उनके मरण, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके जीवन के कुछ पहलुओं को हम यहाँ पर जान सकेंगे कि वे कैसे मनोदशा के कवि थे और कितने महत्वपूर्ण कवि थे। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ने से पहले जो इसके कवि हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, यह सवाल आ सकता है क्या, आएगा ही कि नर हो न निराश करो मन को, इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो बच्चों, यह कविता के कवि का नाम जो है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह हमारी प्रथम लेक्चर है या फर्स्ट क्लास है, यानी पहला कक्षा है जिसमें हम लोग इस कविता के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर रोमानवान दे चुका हूँ, क्योंकि ताकि हमें आसानी से पता चले कि यह हमारी प्रथम कक्षा है। तो बच्चों, चलते हैं हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानने। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने किताब खोलकर सामने रख लें और साथ ही एक पेंसिल भी अपने साथ रखें, ताकि जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ अंडरलाइन कर लेना, ताकि वे तुम्हारे परीक्षा के लिए या जो सवाल बनेंगे उसके लिए वे लाभदायक रहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, है ना। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं, यानी नर हो न निराश करो मन को, इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी, है ना। हिंदी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान सर्वोपरि है। कहने कि हिंदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, यानी जो हमारी नेशन है, नेशन के जो काव्यधारा है या संस्कृति है, उसमें मैथिली शरण गुप्त का नाम जो है वे स्थान सर्वोपरि है, सर्व से ऊपर, सभी से ऊपर हैं। देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अलावा गुप्त जी के काव्य में उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवाद की ओर झुकाव और मानवतावादी दृष्टि मिलती है। कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उनके काव्य में क्या क्या मिलते हैं कि देश और संस्कृति, यानी अपने देश, अपने नेशन के बारे में उन्होंने लिखा है। अपनी संस्कृति यानी हमारे इंडियन कल्चर जो है उनके बारे में उन्होंने बताया है। फिर गांधीवादी नीति तथा मानवतावादी की तरफ
झुकाव, मानवतावादी यानी एक मनुष्यत्व, है ना, उसके तरफ उनका दृष्टि मिलता है। तथा जो समाज में यानी हमारी देश के समाज में जो पिछड़े जाति होते हैं या उपेक्षित यानी जिनको काउंट नहीं करते हैं, जिनको हम बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, यानी हीन दृष्टि से हम देखते हैं, जिसे हम बहुत नीचे की दृष्टि से देखते हैं, वैसे लोगों को, दलितों को, दलित यानी गरीबों को, उनको उनकी साहित्यिक दृष्टि हमें उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं, उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। आपके काव्य में सरलता और सहजता, सरसता का सुखद समन्वय हुआ है। कह रहे हैं कि उनकी काव्य में, इस काव्य में सरलता यानी बहुत ही सरल और सरसता का सुखद समन्वय, दोनों का समन्वय यानी मिलना हमें दिखाई देता है। इसीलिए हिंदी की आधुनिक कालीन कवियों में गुप्त जी कदाचित सबसे लोकप्रिय कवि रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के बहुत ही लोकप्रिय कवि के रूप में माने जाते हैं। आधुनिक काल, बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया था पहले की क्लास में कि हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास जो हैं वे 4 कालों में बांटे गए हैं। सबसे प्रथम कौन से हैं, मैंने बताया था, यस, आदिकाल। फिर कौन से काल आते हैं, यस, भक्ति काल। फिर तीसरा, यस, रीति काल। फिर जो अंत में जो काल आते हैं उसे कहा जाता है आधुनिक काल। तो यह मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वे आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अभी उनके जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे का पैराग्राफ है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है कब हुआ था, 1886 यानी 1886 में। कहाँ हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में। झांसी के चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन कर दो, यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम इसका जवाब यही दे पाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव झांसी जिले में उनका जन्म हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। उनके पिता भी बहुत ही अच्छे कवि थे। सुकवि, सु यानी अच्छा, अच्छे कवि थे। आगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रोत्साहन पाकर आपकी काव्य सरस्वती प्रवाहित होती गई। कह रहे हैं कि आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त जी जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ उनका मुलाकात हुआ तो उनके प्रोत्साहन पर, उनके मोटिवेशन से वे काव्य लिखना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया। और जो उनकी कविता के सरस्वती प्रवाहित यानी नदी की तरह वे प्रवाहित होती गई। उनका देहावसान कब हुआ था, 1964 इंग में आपका स्वर्गवास हुआ। यानी उनका जन्म हुआ था 1886 यानी 1886 में, और उनका देहांत जो हुआ था 1964 यानी मृत्यु, है ना, 1964 में यानी उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों यह बहुत याद रखने की बात है कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मैथिली शरण जी का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में उनका जन्म हुआ था। और उनका देहावसान कब हुआ यानी मृत्यु या देहांत कब हुआ, तो 1964 में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था। अब उनके काव्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने
गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया। यानी कि जब सन 1912 ईंग में उनकी प्रकाशित काव्य ग्रंथ है भारत भारती, वह उनकी काव्य ग्रंथ का नाम है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। उस काव्य ग्रंथ के कारण उन्हें गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया, यानी राष्ट्र कवि के रूप में वे जाने जाने लगे। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। कहने की आगे चलकर, यानी जब 1912 में भारत भारती काव्य ग्रंथ जब उन्होंने पब्लिश किया या प्रकाशित किया, उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारे काव्य कृतियाँ जो कि उनके द्वारा लिखित हैं, वे हैं पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथ उनके द्वारा ही लिखी गई काव्य कृतियाँ हैं। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। बच्चों, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यह आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर दो कि आपके द्वारा विरचित यानी आपके द्वारा रचित, लिखा गया साकेत एक महाकाव्य है। तो यह सवाल आ सकता है कि साकेत महाकाव्य किसने लिखा था, या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम लिखो। तो उसका उन दोनों सवालों के जवाब एक ही हैं और वह है साकेत मैथिली शरण गुप्त। यानी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है साकेत, और साकेत महाकाव्य के लेखक जो हैं वे है मैथिली शरण गुप्त। ओके। आपका किसान खंड काव्य भारतीय कृषक जीवन की करुण गाथा है। कहने कि उनके द्वारा जो काव्य कृति है जिसका नाम है किसान, उस किसान से हम समझते हैं कि एक फार्मर या किसान है ना, लेकिन उनकी इस किसान काव्य में खंड काव्य जो कि एक खंड काव्य है, उसमें उन्होंने किसान से रिलेटेड यानी किसान के वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं, जो दुख हैं, दो परिश्रम है, उनका उन्होंने बहुत ही करुण कृषक जीवन का बहुत ही मार्मिक चित्रण उन्होंने इस किसान नामक खंड काव्य में उन्होंने उजागर किया है, लिखा है, गाथा लिखा है। आपकी काव्य भाषा खरी बोली है। उनकी काव्य भाषा क्या है? खरी बोली है, जिस पर आपको असाधारण अधिकार प्राप्त है। वे खरी बोली में बहुत ही सुंदर और सरलता और सहज रूप में वे लिखा करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जाने कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में उनका जन्म हुआ था। उनका देहावसान 1964 में हुआ। उनके द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है साकेत। उनके द्वारा लिखित खंड काव्य का नाम है किसान, और उनकी प्रथम काव्य कृति जो है वह है भारत भारती, है ना। तो यह सारे जानकारियाँ हमने हासिल की। अब हम उनके द्वारा विरचित या लिखित कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता में निहित जो संदेश है, जो वे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वह मैं थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा। क्योंकि जब हम कविता पढ़ेंगे तब हम इस कविता के बारे में तो विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उनके इस कविता के जो संदेश है उसको हम जान लेते हैं कि वे मैथिली शरण गुप्त नर हो न निराश करो मन को, कविता के माध्यम से वे मनुष्य को कर्मठता का संदेश देते हैं। कर्मठता यानी कर्म करने का, यानी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति एकनिष्ठ भाव से कर्म करने की भावना को संदेश दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो समय रहते ही उसे कार्य कर लेना चाहिए, उसके लिए वे कोई उचित तिथि का वेट न करे,
उसे जब जो समय मिले उसी समय में अपने कार्यों को कर लेना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए एवं अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए। तभी उसे आत्मगौरव और सम्मान, अमरत्व प्राप्त हो सकेगा। निराश होकर बैठना वे मनुष्य के लिए एक लज्जाजनक विषय है ना बच्चों। जैसे कि हमने कबीरदास के बारे में भी पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, है ना। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते थे कि हमें कल का कार्य आज करना चाहिए, बल्कि आज का कार्य हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय जो है वे किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, वे किसी के लिए बैठा नहीं रहता। एक बार जो समय चला जाता है वह समय वापस नहीं आता। और जो हम कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते वे सारे कार्य जो होते हैं वे एक अरुचिकर हो जाते हैं, है ना। तब हम उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं कि यह जो मनुष्य जन्म, नर यानी यह मनुष्य का जो जन्म हमें मिला है, उसका हमें सदुपयोग कर हमें अपने महत्व को प्रकाशित करना है, ना कि हमें निराश होकर बैठना है। तो बच्चों, आगे की क्लास में मैं इस कविता का सस्वर वाचन करूँगा, कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा तथा उसमें निहित भावों को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज के लिए धन्यवाद।